संजय जी, लोकसभा में सांसदों के निलंबन पर हम चर्चा कर रहे हैं और सवालों से बचने की सरकार की रणनीति पर बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दो तीन चीजें जोड़ देना चाहता हूं। डॉक्टर सीपी राय साहब ने याद दिलाया तो मैं शब्दशः याद दिला देता हूं। डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अरुण जेटली साहब का बयान है जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2, कि सदन को बाधित करना भी लोकतंत्र है। लालकृष्ण आडवाणी जी, स्मृति शेष अरुण जेटली जी, स्मृति शेष सुषमा स्वराज जी, ये तीनों लोग इसी तरह के बयानों पर लोकतंत्र का बखान करते थे कि सदन को न चलने देना भी लोकतांत्रिक है और सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी। दूसरा तथ्य, यूपीए 2 में कुल 68% समय पूरे 5 साल का, डॉक्टर साहब सीपी राय साहब मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, यद्यपि मैं ये आंकड़े लोकसभा के ही द्वारा दिए गए, सरकार द्वारा जुटाए गए आंकड़े बता रहा हूं। यूपीए 2 में कुल सदन की कार्यवाही का 5 सालों में 68% समय तत्कालीन प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जाया किया था, नष्ट किया था। जब जो सत्ता में होता है तब वो नहीं चाहता कि सवाल पूछे जाएं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी साहब अक्सर 2014 से पहले कहा करते थे कि अब मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा देश में। संजय जी, हम भूल रहे हैं कि गुजरात मॉडल की भी एक संसदीय प्रक्रिया है कि वहां प्रतिपक्ष ज्यादातर पूरा पूरा प्रतिपक्ष निलंबित रहता है। तो जब वे ये कह रहे थे हम गुजरात मॉडल लाएंगे देश में, तो वे यही तो कह रहे थे कि मैं दिल्ली में भी प्रतिपक्ष को संसद में निलंबित ही रखूंगा ज्यादातर समय। राकेश जी बस ये छोटा सा मैं कहूंगा, हमने गुजरात मॉडल का देखा था, आज सुबह के यूट्यूब में हमने लोड भी किया है कि गुजरात मॉडल था कि वो छोटे उदयपुर वाले जिले में जिलाध्यक्ष महोदय इतनी पिए हुए मंच पे बैठे हुए थे शराबबंदी वाले राज में बीजेपी के, तो लग रहा था कि गुजरात मॉडल यही है कि शराबबंदी में बीजेपी के प्रेसिडेंट इतनी शराब पी सकता है। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने। जी नहीं बिल्कुल। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं कि देखिए सदन में प्रतिपक्ष चाहता क्या है। बेरोजगारी भी, गरीबी, महंगाई, इन्हीं पर तो चर्चा कराना चाहता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्या प्रतिपक्ष इन मुद्दों पर भी बात नहीं करेगा? और ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पर बात हो रही है। ये तो नेहरू युग में भी होता था संजय जी। सन 63 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राय साहब लोहिया जी सदन में पहली बार पहुंचे निर्वाचित होकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देश में आजादी के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव लोहिया के समय रखा गया नेहरू के खिलाफ। नेहरू जी खुद जनता के मुद्दे उठाने के लिए प्रतिपक्ष के सांसदों को प्रेरित करते थे। उनके अपने खुद के दामाद उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, सारी बहस होती थी। एक बहुत भावुक वाकया है, उत्तर प्रदेश में भयंकर गरीबी और भुखमरी थी उस वक्त नेहरू के समय में। एक सांसद थे विश्वनाथ गहमरी, उन्होंने सदन में बताया कि उन्होंने कोई सीन देखा होगा अपने क्षेत्र में या कहीं किसी गांव में कि गरीब परिवार का कोई बच्चा गोबर में से अन्न के दाने निकाल कर खा रहा है। जब विश्वनाथ गहमरी ने, सांसद ने सदन में यह जानकारी दी तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। सदन में उनके आंसू निकल आए थे कि हमारे देश में आज भी ऐसी भुखमरी है। अब हम वर्तमान पर लौटते हैं कि वर्तमान सत्ता जनता के सवालों को उठाने से ही तो रोक रही है विपक्ष को। विपक्ष और क्या चाहता है कि महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, बात यह हो कि 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए दरखास्त जमा की और 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। 80 करोड़ लोग 5 किलो अन्न का झोला कब तक लेकर घर जाएंगे? इसी पर तो बात करना चाहता है प्रतिपक्ष। लेकिन सरकार इस बहस से बचना चाहती है। मैं तो बार बार यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक चैनल पर और कहा कि सरकार के लिए बहुत आसान है कि वो सदन में खड़े होकर कह दे महंगाई बहुत अच्छी चीज है, गरीबी बहुत अच्छी चीज है, भुखमरी बहुत अच्छी चीज है और ये देश का अमृत काल है। और आप यकीन मानिए संजय जी, ये देश खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा कि गरीबी बहुत अच्छी चीज है। माननीय मोदी जी गरीबी लाए, कितनी बड़ी चीज है साहब, मोदी है तो मुमकिन है। माननीय मोदी जी 5 किलो अन्न दे रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है। एक टेलीविजन चैनल बहस दिखा रहा था, मैं उसका नाम लेकर कह सकता हूं, उसकी वेबसाइट पर खबर है कि $1.80 होने के पक्ष में एबीपी न्यूज पर एक वेबसाइट पर खबर पड़ी हुई है, उसके पक्ष में। क्या 2014 से पहले मुख्य धारा का मीडिया
ये कल्पना भी कर सकता था कि महंगाई के पक्ष में बहस दिखाए। माननीय चौधरी साहब, राकेश जी कौन से चैनल का नाम लिया आपने? एबीपी चैनल की वेबसाइट पर खबर है, डॉलर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा कि रुपए की गिरावट इस नाते से अच्छी है, उसमें तमाम तर्क दिए गए कि इससे आयात का हमें जो भुगतान करना है वो कम करना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या सचमुच राकेश जी, अभी जब डिबेट शुरू हुई तो उससे पहले मैं एबीपी देख रहा था और वहां खबर चल रही थी कि निशा ने जो शादी करी वो मुसलमान था, उसका नाम हिंदू था, और वो मैंने प्रोग्राम देख रहा था 20 मिनट तक सिर्फ वो चलता रहा, निशा ने जिससे शादी करी वो कब मुसलमान था कब हिंदू था। मैं बस बीच में छोटा सा रोक रहा हूँ कि एक किस्सा अपने दर्शकों को बता दूं कि ये चैनलों की मानसिकता क्या होती है, क्यों दिखाते हैं। एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बॉलीवुड में बहुत फेमस नाम था, एक बहुत चर्चित नाम था, और वो 4 बच्चों का पिता था। उसका उसको इसको एक महिला से इश्क हो गया, लेकिन साहब हिंदू थे और 4 बच्चे थे तो शादी हो नहीं सकते थे, अब करे क्या। तो उन साहब ने अपना नाम बदला और नाम शायद शमशाद हुसैन या ऐसी कोई मुस्लिम नाम रखा, और वो महिला जो थी उसने भी अपना नाम मुस्लिम, दोनों ने अपना मुस्लिम नाम रखा और निकाह कर लिया, क्योंकि मुस्लिम में आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। आयशा बेगम, महिला का नाम आयशा बेगम था, तो आयशा बेगम जी ने शादी कर ली, और उसके बाद में जब चूंकि मुस्लिम थे शादी कर ली उन्होंने, तो लव जिहाद तो का मुद्दा नहीं था। और वो जो आयशा बेगम थी वो मथुरा की सांसद है, नाम है हेमा मालिनी। तो मुझे ये जो लव जिहाद एबीपी पे चला रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि उस दौर की भी बातें बताएं कि धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ा था, तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? तो राकेश जी समस्या ये नहीं बेचारे चैनल के पत्रकारों की, संपादकों की समस्या नहीं है। 1000 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साल में 1000 करोड़ रुपए दिया, देश में केंद्र ने इससे भी ज्यादा पैसा दिया। तो हम जो कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो आपको गोदी मीडिया का आलाप करना ही इसलिए है जब आप साल में हजार करोड़ रुपए लेंगे तो क्या दिखाएंगे? आप यही दिखाएंगे कौन हिंदू लड़की कौन मुसलमान लड़की, और पार्लियामेंट अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे 80 रुपए पहुंच गया तो बहुत अच्छा, देश हित में बड़ा बड़ा। देखिए आज तक कभी नहीं हुआ जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। इस तरह की बातें करेंगे राकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आता हूँ राकेश जी दोबारा आपके पास में, शुभ लक्ष्मी जी से थोड़ा कमेंट ले लूँ फिर आता हूँ आपके पास में। शुभ लक्ष्मी जी, आपने बहुत बहुत बड़े सेक्टर में काम किया है, एजुकेशन में काम किया, कारपोरेट सेक्टर में काम किया। ये जो देश के मौजूदा हालात हैं वो खतरनाक इसलिए भी हैं। आज सुबह का 6 बजे मैंने वीडियो लोड किया है कि लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। लोग देखते हैं कि एक दिन अचानक एक महिला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, चीफ जस्टिस सत्ते में आ जाते हैं, कुछ ही महीने बीतते हैं वो महिला गायब हो जाती है, उसके आरोप गायब हो जाते हैं, कुछ मनचाहे फैसले चीफ जस्टिस से हासिल कर लिए जाते हैं और चीफ जस्टिस राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो लोगों का भरोसा डगमगाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब न्याय मिलना मुश्किल है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत करी थी लोकपाल के लिए, लोकपाल कब आया, कितनी शिकायतें आती हैं, हम सब देखते देखते हैं। ह्यूमन राइट्स ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट से मरने वालों की संख्या देश में सबसे ज्यादा हो गई है। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं इनसे आम आदमी का भरोसा खत्म होता जा रहा है, और अब पार्लियामेंट में सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। ये देश कहां पहुंच